नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वारदात है वो केरल की है और केरल के कोझिकोड ज़िले की ये वारदात है। पूरी ये जो वारदात है इसकी शुरुआत होती है नवंबर 2019 से। नवंबर 2019 में कोझिकोड पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो फाइलें टटोल रहे थे, पुराने केसेस की पता कर रहे थे कि कितने केसेस हुए थे, कौन कौन से केसेस अनसॉल्व हैं। और ऐसे जो केसेस अनसॉल्व होते हैं जिन्हें लोकल पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती, वो जाहिर सी बात है वो क्राइम ब्रांच को वो मामले सौंप दिए जाते हैं। तो कोझिकोड के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया और उन्होंने कुछ फाइलें उनको सौंपी। और उनको उन फाइलों में कुछ ऐसे केसेस थे जो सॉल्व नहीं हुए थे, जो लोकल पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई थी, और कई केसेस 2-2 3-3 साल पुराने थे। तो क्राइम ब्रांच की टीम को ये जिम्मेदारी मिली। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की तफ्तीश करनी शुरू करी। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने सबसे पहले एक केस को उठाया जिसमें एक डेड बॉडी के टुकड़े कोझिकोड में दो इलाकों से मिले। और ये इलाके थे, एक तो चलियम इलाका था और एक मुक्कम इलाका था। जी जी बिल्कुल, चलियम और मुक्कम इलाके जो थे वहाँ से डेड बॉडीज़ के टुकड़े मिले थे। और लोकल पुलिस ने काफ़ी इसमें तफ्तीश करी थी शुरुआत में, लेकिन जब तफ्तीश की गई तो ये मालूम चला कि ये जो डेड बॉडी के टुकड़े मिले हैं कोझिकोड ज़िले के अलग अलग इलाके में, चलियम और मुक्कम में, वो एक ही शख्स की बॉडी के टुकड़े हैं। तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया, लेकिन जो मामला था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि लोकल पुलिस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मामले की तफ्तीश कर सके अच्छी तरीके से। इसके बाद जब मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा तो क्राइम ब्रांच ने इसकी तफ्तीश करनी शुरू करी। और क्राइम ब्रांच को ये मालूम चला कि ये जो मरने वाला शख्स है इसका नाम था इस्माइल। और इस्माइल जो था वो मल्लापुरम, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोड की मल्लापुरम, वहाँ का रहने वाला था। वहाँ का वंडूर कोई इलाका है, उधर का वो रहने वाला था। पुलिस ने अब ये तो मालूम चल गया कि इस्माइल कहाँ का रहने वाला था। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि जो इस्माइल था वो क्या करता था, उसकी फैमिली में कौन कौन था, उसके दोस्त कौन थे, उसका कहाँ आना जाना था, वो क्या काम करता था, कैसे उसका खर्चा पानी चलता था। तो ये जो पॉइंट्स थे इस पे पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया। और ये भी पता किया पुलिस ने कि ये जो मरने वाला शख्स है इस्माइल, इसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा। तो पुलिस ने जब डॉजियर जो होते हैं पुलिस फाइल्स के वो खंगालना शुरू किए तो पता चला कि ये जो इस्माइल है इसके खिलाफ काफ़ी सारे मामले दर्ज हैं, संगीन मामले दर्ज हैं, और कई सारे केसेस थे। तो इनकी जो फेरिस्त, एक लिस्ट जो थी केसेस की, वो पुलिस ने बनाना शुरू किया कि कौन कौन से केसेस के ऊपर दर्ज थे। साथ ही जो इस्माइल से के मिलने जुलने वाले जो लोग थे, जो दोस्त थे, जो उसका परिवार था, उसके बारे में पता किया। तो मालूम चला कि जो इस्माइल है उसने 4 शादियां करी थी, उसकी 4 बीवियां थी, और वो कोझिकोड में ही रहा करती थी, अलग अलग इलाके में। तो सबसे पहले पुलिस ने शुरुआत इस्माइल की जो बीवियां थी उससे ही की, और उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए कि आपका पति 2 साल से गायब है और इस बात की जानकारी आपने पुलिस को क्यों नहीं दी, रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो जो बीवियों का जवाब था वो भी बड़ा चौंकाने वाला था। पुलिस को सुन के लगा कि ऐसे कैसे कोई जवाब दे सकता है। जो पत्नियां थी उन्होंने वो बताया पुलिस को कि ये जो इस्माइल था ये अक्सर जेल जाता रहता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि ये जेल गया और जेल से बाहर निकल आया, और बाहर निकलने के बाद हमें मालूम चला। और इसने ये भी बोला था कि अगर मैं लंबे वक्त तक गायब रहूं तो समझ लेना कि मैं जेल गया हूं। और ना, क्योंकि जो इस्माइल था वो समाज के निचले तबके से, मतलब कि लो इनकम ग्रुप से आता था, तो कोई जमानत वमानत करवाना और ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो नहीं करवाते थे। जब भी उसकी सज़ा वज़ा पूरी हो जाती थी या फिर कोई और उसके दोस्त यार जमानत कर देते थे तब वो बाहर निकल आता था। लेकिन जो घर वाले थे, यानी उसकी जो पत्नियां थी, वो कोई जमानत वगैरह
नहीं करवाती थी। तो पुलिस को लगा कि हो सकता है कि जो बीवियां हैं वो सही कह रही हों। उसके बाद पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि अपराध के अलावा भी जो ये इस्माइल है वो क्या काम करता था और आखिरी बार उसने कहाँ पर नौकरी करी थी। तो इसकी तफ्तीश जब आगे बढ़ाई गई तो पुलिस को मालूम चला कि आखिरी बार मल्लापुरम का मोंगम इलाका है, वहाँ पे आखिरी बार इस्माइल ने किसी घर में काम किया था। मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक हेल्प टाइप का होता है फुल टाइम, उस तरीके से काम किया था। लेकिन उसने ये जो नौकरी थी वो ये कहकर छोड़ दी कि उसकी जो तनख्वाह है वो काफ़ी कम है। वहाँ वहाँ पर इस्माइल को करीबन 25,000 रुपये की जो तनख्वाह थी वो महीने की मिलती थी। लेकिन इस्माइल को लगता था कि ये जो नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह है वो काफ़ी कम है, और यही कह के उसने ये नौकरी छोड़ दी थी। एक शक और था पुलिस को इस पूरे मामले में। जो इस्माइल की बॉडी पार्ट्स मिले थे वो मैंने आपको बताया कि चलियम और मुक्कम इलाके में मिले थे। तो जो मुक्कम इलाका है उसी में इस्माइल की जो बीवी थी, चौथी बीवी, वो रहा करती थी। और इसके अलावा कई सारे दोस्त इस्माइल के मुक्कम में ही रहते थे, जिनका कई सालों का आपराधिक इतिहास भी था। तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुक्कम इलाका है, यहाँ पे बॉडी फेंकी गई तो जो कातिल है वो भी यहीं पे हो, और कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो बीवी है उसका इस पूरे कत्ल की जो वारदात है उसमें हाथ हो। तो लिहाजा पुलिस ने जो इसकी बीवी थी उससे पूछताछ करनी शुरू करी, लेकिन कुछ ऐसा उस पुलिस के सामने नहीं आया कि उसको शक हो बीवी के ऊपर कि इसका हाथ हो सकता है उसकी हत्या में। उसके कई सारे दोस्त थे पुलिस मुक्कम इलाके में, वहाँ पे भी उसने पूछताछ करी क्राइम ब्रांच की टीम ने। और दोस्तों ने ये बताया कि लास्ट टाइम पे जब इस्माइल निकला था तो उसने बोला था कि मैं एक अच्छन से मिलने जा रहा हूँ। अच्छन बेसिकली क्रिश्चियन, मलयालम भाषा में जो थोड़ा उम्र दराज भी नहीं कहेंगे, जो जैसे बंगाली में हम दादा बोलते हैं वैसे ही कोई बड़ा होता है, बड़ा आदमी होता है क्रिश्चियंस में, तो उसको अच्छन बोलते हैं। तो जो इसके दोस्त थे इस्माइल के, उन्होंने बताया कि जब इसने ये नौकरी छोड़ी थी तो उसने ये बताया था कि मैं किसी अच्छन से मिलने जा रहा हूँ। ये अच्छन कौन था ये पुलिस को मालूम नहीं था। और उसने ज़्यादा जब पूछताछ हुई तो इसके इस्माइल के दोस्तों ने ये भी बताया कि इस्माइल ने उनको ये बताया था कि ये जो अच्छन है इसके ऊपर उसके 2 लाख रुपए बाकी हैं, बकाया हैं। और इसके साथ ही ये बताया था कि ये जो 2 लाख रुपए वो बतौर सुपारी किलिंग उसको मिलने वाले हैं, क्योंकि उसने एक बुजुर्ग महिला की प्रॉपर्टी के लिए हत्या की थी। तो ये अच्छा पुलिस के पास सुराग था। पुलिस के पास 2 सुराग थे। एक तो पुलिस को ये मिस्ट्री सॉल्व करनी थी कि अच्छन कौन है, और दूसरी बात यह कि ये जो सुपारी किलिंग की थी इस्माइल ने, वो किसकी की थी, और क्या उसी सुपारी किलिंग की वजह से ही तो इसका कत्ल नहीं हुआ। तो ये जो 2 क्लूज थे इनको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। और ये भी पुलिस को मालूम चला कि ये जो इस्माइल था वो अच्छन से मिलने ही मुक्कम आया था और उसकी तलाश में वो यहाँ पे आया हुआ था। तो अब पुलिस ने ऐसी महिलाओं की लिस्ट निकालनी शुरू करी जिनकी डेथ अननेचुरल हो, क्योंकि जो इस्माइल का दोस्त था उसने ये बताया था कि उसने सुपारी किलिंग करी थी एक बुजुर्ग महिला की मुक्कम इलाके में, जिसकी 2 लाख की रकम सुपारी किलिंग की उसको मिलने वाली थी, और कोई अच्छन जो है वो उसको ये सुपारी किलिंग की रकम देने वाला था। तो पुलिस ने ऐसी बुजुर्ग महिलाओं की लिस्ट निकालनी शुरू करी मुक्कम इलाके की जिनकी डेथ अननेचुरल हुई हो। और इसी तफ्तीश में पुलिस को मालूम चला कि मुक्कम इलाके की रहने वाली एक 70 साल की बुजुर्ग महिला ने 2016 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। क्राइम ब्रांच को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि 70 साल की महिला
खुदकुशी क्यों करेगी? तो ये एक क्वेश्चन था क्राइम ब्रांच के सामने, और पुलिस ने ज़्यादा तफ्तीश करी तो ये पता चला कि ये जो महिला थी इसका नाम जयावली था। जयावली था, और ये काफ़ी साल से इधर रह रही थी। और भी तफ्तीश करी तो पुलिस को ये मालूम चला कि ये जो जयावली है इसका एक बेटा था जिसका नाम बिरजू था। और जो बिरजू है वो करीबन उसकी जब माँ की मौत हुई थी जयावली की, यानी उसने जब खुदकुशी करी थी, उसके बाद उसने जो उसके पास जो ज़मीन थी वो बेच दी थी, और जो मकान था वो भी उसने बेच दिया, और वो यहाँ से मुक्कम से हमेशा के लिए चला गया था। और ये भी पुलिस के सामने एक कहा जाना चाहिए एक क्लू था कि वो लड़का, वो जो इसका बेटा था महिला का, वो क्यों सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के एकदम अचानक गायब हो गया। तो आगे भी लोगों ने पूछताछ कर रही थी क्राइम ब्रांच की टीम। तो आसपास के लोगों से जब उसने पूछा कि ये जो बुजुर्ग महिला थी, ये 70 साल की थी, इसको खुदकुशी करने की क्या वजह थी, तो आसपास के लोगों ने बताया कि जब ये 2016 में जब सुसाइड हुई थी, तब इनको भी शक हो रहा था कि ये जो महिला है वो सुसाइड नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो आसपास जब लोगों से बात करती थी वो ये बोलती थी कि मेरे बेटे के साथ प्रॉपर्टी को लेके काफ़ी झगड़ा है, मेरे घर में काफ़ी कलेश है, लेकिन मैं कभी ऐसे खुदकुशी या मौत को गले नहीं लगा सकती। तो पुलिस को भी लग रहा था कि ये मामला खुदकुशी का नहीं हो सकता, क्योंकि 70 साल की महिला इस उम्र में शायद आके खुदकुशी ना करे। तो पुलिस ने अब इसका बिरजू का पता लगाना शुरू किया कि बिरजू कहाँ पे है। तो पुलिस ने फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करी, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करी, और जो उसके दोस्त थे उनसे भी पूछताछ करी, लेकिन किसी को बिरजू का पता मालूम नहीं था, क्योंकि वो 2 साल पहले अचानक उसने अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह सब बंद किया, और वो रातों रात एक तरीके से सारा जो पैसा था और बाकी जो घर का सामान था वो लेके वहाँ से चला गया। पुलिस को ये भी पता चला कि ये जो बिरजू है, इसने एक क्रिश्चियन महिला से शादी करी थी, और ये जो क्रिश्चियन महिला है ये उसको अच्छन बोलती थी, और क्योंकि उसकी बीवी उसको अच्छन बोलती थी तो बाकी के आसपास के लोग भी उसको अच्छन अच्छन बोलने लग गए। तो पूरे इलाके में मुक्कम में बिरजू को अच्छन के तौर पे ही जाना जाता था। तो एक बड़ी लीड पुलिस के हाथ में थी कि जो अच्छन की बात इस्माइल के दोस्तों ने बताई थी जिसका कत्ल हुआ था, और ये अच्छन, इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। अब पुलिस ने जो इस्माइल की फ़ोटो थी वो ली, और जो बिरजू के आसपास के लोग थे, उसके दोस्त थे, पड़ोसी थे, उनको वो फ़ोटो दिखाना शुरू की कि क्या आपने कभी ये जो इस्माइल नाम का शख्स है, इससे बिरजू को कभी मिलते जुलते हुए देखा है। तो कई सारे लोगों को जब फ़ोटो दिखाई गई तो उन्होंने बोला कि हाँ, केवल ना मिलते जुलते देखा है, इसका अक्सर आना जाना रहता था बिरजू के पास में, और ये जो इस्माइल है इसका पैसों का लेन देन भी बिरजू के साथ था। तो अब पुलिस के सामने एक तस्वीर तो सामने हो गई कि इस्माइल की मौत का कनेक्शन कहीं ना कहीं बिरजू से जुड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस के सामने मुसीबत कह लीजिए, या पुलिस के सामने सवाल ये था कि ये बिरजू कहाँ मिलेगा और कैसे उसको ढूंढेंगे, क्योंकि किसी भी रिश्तेदार के पास उसका कोई पता नहीं था, और ना उसका कोई फ़ोन नंबर था, ना कुछ था, इवन फोटोग्राफ भी नहीं थी। तो पुलिस ने सबसे पहले ये पता किया कि ये जो इसने अपना मकान और जो ज़मीन बेची है वो कब बेची है। तो मालूम चला कि 2017 में इसने ज़मीन बेची है। तो पुलिस रजिस्ट्री ऑफिस पहुंची। रजिस्ट्री ऑफिस जब पुलिस पहुंची तो वहाँ से जो रजिस्ट्री की गई थी मकान और उसकी ज़मीन की, वहाँ से पुलिस को बिरजू का एक फ़ोटोग्राफ मिला। इससे पहले बिरजू की तलाश में पुलिस जो बिरजू की बेटी है उसके स्कूल में भी गई थी, लेकिन वहाँ पे पुलिस को एक मोबाइल नंबर मिला, और वो मोबाइल नंबर जो था वो पुलिस ने जब उसके बारे में तफ्तीश करनी शुरू करी
तो मालूम चला कि ये मोबाइल नंबर 2 साल से बंद है। 2 साल से बंद है, यानी जब 2016 में बिरजू की मां ने खुदकुशी करी थी और 2017 के आसपास जब ये इस्माइल की लाश मिली थी, उसी दौरान उसके 4-5 महीने बाद ही ये जो मोबाइल नंबर था वो बंद था। तो सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं ये जितने भी डॉट्स थे वो कनेक्ट हो रहे थे इस्माइल और बिरजू के। और लेकिन सुराग के नाम पे पुलिस के पास बिरजू का कुछ नहीं था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई और बाकी लोगों से भी पूछताछ करी, कई सारे और भी जो जानने वाले थे बिरजू के उनसे पूछा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये जो 2 साल पहले यहाँ से अचानक गायब हुआ तो कुछ बताया होगा, कहाँ जा रहा है, कहाँ पे खुद परिवार को शिफ्ट कर रहा है। तो इस पे 1-2 लोगों ने बताया। एक बंदे ने बताया कि उसने ये बताया था कि मैं यहाँ से सारा कुछ अपना ज़मीन और मकान बेच के वायनाड शिफ्ट हो रहा हूँ। जबकि दूसरे बिरजू का एक दोस्त था, उसको उसने बताया कि मैं तमिलनाडु शिफ्ट हो रहा हूँ। पुलिस को पता नहीं क्या इंट्यूशन कह लीजिए या उनका एक्सपीरियंस कह लीजिए, तो उनको लगा कि हो ना हो कि बिरजू का कुछ पता वायनाड में चल सकता है। उसकी एक वजह ये भी थी कि जैसे ये जो वायनाड है ये बॉर्डरिंग ज़िला है तमिलनाडु का, और ज़्यादातर जो केरल के लोग हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट में बहुतायत में, मेजोरिटी में ये लोग वहाँ पे रहते हैं। तो अब पुलिस को पता चला कि वायनाड में, फिर उस वायनाड में पुलिस ने कई सारी फ़ोटोग्राफ्स बिरजू की ली और वहाँ पे जो जितने भी अपने वायनाड के पुलिस ऑफिसर्स थे, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल पुलिस थी, उनकी मदद ली, वहाँ के जो मुखबिर थे उनकी मदद ली, और जो फोटोग्राफ्स था वो लार्जली बड़े पैमाने पर उसको सर्कुलेट किया गया और सबको दिखाया गया कि ये बंदा है, इसका नाम बिरजू है और इसकी हमें तलाश है। और इसके बाद पुलिस की टीम इंतज़ार करने लग गई। वो भगवान भरोसे थी कि कुछ ना कुछ जो टिप है वो मिले उसको, पुलिस को। और पुलिस का केवल अब वेट ही करना था, क्योंकि बाकी सारी जो कड़ियाँ थी वो तो पुलिस ने जोड़ दी थी, लेकिन अब केवल और केवल सारे जो सवाल पुलिस के दिमाग में घूम रहे थे उनका जवाब अब केवल और केवल एक ही आदमी दे सकता था, वो था बिरजू। तो कुछ दिनों बाद पुलिस के पास एक बंदे का फ़ोन आया, एक उन्होंने मुखबिर जो था उसने बताया कि वायनाड के नीलगिरी इलाके में आपने जो फोटोग्राफ दी थी उस तरीके से दिखने वाला एक शख्स रहता है, लेकिन उसका नाम बिरजू नहीं है, उसका नाम जॉर्ज कुट्टी है। अब पुलिस को जब ये इत्तला मिली तो पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने अपनी टीम तैयार करी और उन्होंने तुरंत जो मकान आइडेंटिफाई किया था जो मुखबिर ने, वहाँ पर उन्होंने जाकर रेड करी। जब रेड की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो ताला है वो बंद है और घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। आसपास वाले लोगों से भी पता किया गया तो उन्होंने ये तो बताया कि करीबन 2 साल पहले ही ये जो लोग हैं ये यहाँ पर आकर बसे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गए। पुलिस ने घर का ताला तो नहीं तोड़ा, क्योंकि अगर पुलिस ऐसा करती तो जाहिर सी बात है कि जो बिरजू है उसको शक हो जाता और वो मेरे ख्याल से फिर दोबारा से भाग जाता, क्योंकि 2 साल पहले जिस तरीके से वो गायब हुआ था पुलिस को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसे ही दोबारा से गायब ना हो जाए। वहाँ पे पुलिस को एक बाइक नज़र आई, क्योंकि एक अभी भी एक कन्फ्यूज़न था कि ये जॉर्ज कुट्टी है या बिरजू है, ये भी इनको कंफर्म करना था, क्योंकि आसपास के जो लोग थे वो उसका नाम जॉर्ज कुट्टी ही बता रहे थे। तो पुलिस को वहीं पे मकान के पास में ही एक बाइक खड़ी नज़र आई, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो कोझीकोड का ही था, कोझीकोड का रजिस्ट्रेशन नंबर था। उसकी पुलिस ने डिटेल निकाली तो मालूम चला कि ये जो बाइक है वो बिरजू नाम के बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो अब ये तो मालूम चल गया कि जॉर्ज कुट्टी की जो आइडेंटिटी लेके जो रह रहा है बंदा, जो शख्स रह रहा है इस मकान में, असल में उसका नाम बिरजू है।
और क्या ज़रूरत पड़ी किसी आदमी को कि वो अपना आइडेंटिटी बदल ले, अपना नाम बदल ले, अपना पता बदल ले। ये सारी चीज़ें पुलिस को लग रहा था कि पूरा जो इस्माइल की मौत का जो मामला था उसका कनेक्शन अब पूरी तरीके से बिरजू से जुड़ रहा था। तो अब पुलिस ने अपना और जाल फैलाया और पुलिस ने आखिरकार जो बिरजू था, जो जॉर्ज कुट्टी के नाम से रह रहा था वायनाड में, उसको पकड़ लिया। उसको जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने पुलिस के कब्ज़े में आ गया और पुलिस ने बताया इस तरीके से कि इस मामले में हम तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। इस्माइल नाम का एक शख्स था जो तुम्हारा दोस्त था और उसका मर्डर हुआ था, तब से तुम गायब हो, उस मामले में तुम्हारी तलाश की जा रही है। तो उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने इस्माइल का कत्ल किया था। अब उससे वजह पूछी गई कि अगर आपने कोई भी अपराध किया है तो उसका मोटिव भी तो होता है। तो उसने बताया कि मेरा कुछ पैसों के लेन देन को लेके इस्माइल से झगड़ा था। अब पुलिस ने पूछा कि किस तरीके का पैसे का लेन देन था। तो अब जो बिरजू ने बताया उसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि बिरजू ने बताया कि मुझे इस्माइल को 2 लाख रुपए देने थे, वो इस वजह से कि उसने मेरी जो माँ है उसका कत्ल किया था, सुपारी किलिंग उसने की थी और 2 लाख रुपए वो लगातार मुझसे मांग रहा था, इस वजह से मैंने उसका कत्ल किया। इसके बाद पुलिस ने उससे और भी पूछा कि पूरी कहानी बताओ कि क्या था। तो फिर उसने बताया कि उसके फादर की करासेरी पंचायत है, कोझिकोड में कोई इलाका है करासेरी पंचायत, वहाँ पे बिरजू के जो फादर है जिसका नाम वासु है, उसके पास 50 एकड़ ज़मीन थी और 50 एकड़ ज़मीन थी और ये जो फादर था इसने ज़मीन बेच दी किसी चीज़ के लिए या फिर जो भी था शौक मौज में उड़ा दी। तो उसके पास कुल 7 एकड़ ज़मीन रह गई और 1984 में ये जो बिरजू का फादर था इसने सुसाइड कर लिया। जब इसने सुसाइड कर लिया तो बिरजू की माँ थी, इसने करासेरी वाली जो ज़मीन थी उसको बेच दिया 14 लाख रुपए में और मनासेरी में 14 लाख रुपए में बेचा और 7 लाख रुपए उसने अपने पास रखे और 7 लाख रुपए बिरजू को दे दिए। और इसकी माँ ने, बिरजू की माँ ने मनासेरी में आके ज़मीन खरीद ली और वहीं पे एक मकान भी बना लिया। 7 लाख रुपए जो बिरजू को दिए गए थे वो उसने किसी धंधे में लगाया, लेकिन उसका धंधा फेल हो गया और इसकी वजह से उसके जितने भी पैसे थे वो डूब गए। अब उसके पास पैसे नहीं थे, वो बार बार अपनी माँ से पे वज़न एक तरीके से प्रेशर डालता था कि वो इस मकान को बेच दे, जो ज़मीन है उसको बेच दें और उसको और पैसा दें, लेकिन उसकी जो माँ थी वो ये करने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसे में बिरजू को लग रहा था कि अगर मैं अपनी माँ का कत्ल कर देता हूँ तो इस पूरे जो भी ज़मीन है और जो मकान है वो मेरे नाम पे हो सकता है, क्योंकि जो ज़मीन थी वो करीबन 7 लाख रुपए की थी और जो मकान था वो करीबन 30 लाख रुपए था। तो ऐसे करके करीबन 37-38 लाख रुपए उसको मिलने वाले थे अगर उसकी माँ का कत्ल हो जाता है। तो इस्माइल को वो पहले से ही जानता था और बिरजू का कोई पास्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इस्माइल का वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में जानता था और उसने इस्माइल को एक ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मेरी माँ का कत्ल कर दो। तो 2016 में इन लोगों ने ये जो बिरजू की माँ थी उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को टांग दिया और सुबह इसने बिरजू ने हल्ला मचाया कि मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया। आसपास के लोग भी पहुँचे और बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए और इन लोगों ने जो डेड बॉडी थी उसके लास्ट राइट्स कर दिए। इसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो बिरजू से इस्माइल बार बार पैसे मांगने लग गया। उसका कहना था कि जो 2 लाख रुपए तय हुए थे वो पैसे दो। तो बिरजू इस बात का बहाना बनाता था कि ये जो ज़मीन है अभी बिकी नहीं है, जब ज़मीन बिक जाएगी तो जो भी पैसे आएंगे उसमें से 2 लाख रुपए तुम्हें दे दी जाएंगे। लेकिन इस्माइल उस पर लगातार दबाव बना रहा था और कह रहा था कि पैसे जो हैं वो जल्दी वापस करो। तो एक दिन
नवंबर 2017 की बात है। नवंबर 2000 नवंबर या दिसंबर का महीना है 2017 का। तो बिरजू ने इसको इस्माइल को अपने घर पे पार्टी करने के लिए बुलाया और उसको काफ़ी शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद इसने गला घोंट के इस्माइल का कत्ल कर दिया और उसके बाद इसकी लाश के कई टुकड़े करके इसने, क्योंकि ये मुक्कम में रहता था तो कुछ टुकड़े इसने मुक्कम में फेंके और कुछ टुकड़े जो थे वो चेलियम, जो मैंने आपको जगह बताई थी, वहाँ पे फेंक दिए। तो इस तरीके से करीबन 2 साल तक ये आराम की अपनी ज़िंदगी जी रहा था और इसको लग रहा था कि अब आगे पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने डॉट टू डॉट जिस तरीके से सबूत इकट्ठा किए और जो डॉट्स थे उनको जोड़ा, मतलब कि एक बेहतरीन जो तफ्तीश थी वो क्राइम ब्रांच की टीम ने की और आखिरकार करीबन नवंबर में पुलिस नवंबर 2019 में पुलिस के पास ये केस आया था और करीबन 1 महीने की तफ्तीश में, जो मामला करीबन 3 साल से बंद था, वो तफ्तीश इन्होंने करी और करीबन 1 महीने की तफ्तीश में इन्होंने डबल मर्डर के मामले को पुलिस ने, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उसने सुलझा दिया। और इस तरीके से एक कहा जाना चाहिए कि अचियन जो एक शब्द था उससे पूरा जो मामला था सॉल्व हुआ। हम लोगों ने पहले भी कई बार आपको सुनाया है कि कभी चिट से मामला सॉल्व होता है, कभी जो शर्ट का टैग होता है उससे मामला सॉल्व हो जाता है, कभी लिक्कर बॉटल के ऊपर जो बार कोड होता है उससे मामला सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें केवल पुलिस के सामने लीड के नाम पर केवल एक शब्द था, अचियन, और जिस अचियन की वजह से ये पूरा जो डबल मर्डर का जो मामला है वो सॉल्व हुआ। तो आज के लिए केवल इतना ही और आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कोरोना से अपना बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत।